नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज रविवार है तो रविवार विशेष का दिन है। आज बात करेंगे फिल्म अभिनेताओं और मशहूर खिलाड़ियों की। राजनीति में वैसे तो अभिनेताओं की कहिए तो नेता अपने आप में अभिनेता ऐसे होते हैं कि कमी नहीं होती है, लेकिन हर पार्टी को एक मशहूर अभिनेता या मशहूर खिलाड़ी की ज़रूरत रहती है और वो सदा रहती है। जब भी ऐसा अवसर आता है कि कोई मशहूर खिलाड़ी या कोई मशहूर अभिनेता पार्टी ज्वाइन करना चाहे और ख़ास तौर से अगर वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहे तो पार्टियों के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। इस दृष्टि से जो है पार्टियों की कोशिश रहती है और ये ट्रेंड जो है सबसे ज़्यादा होता है दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में फिल्म अभिनेता इतने सफल राजनेता रहे हैं कि उत्तर भारत में उस तरह का उदाहरण देखने को मिलता नहीं है। दक्षिण भारत में मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। एन.टी. रामाराव को आप देख लीजिए, या एम.जी. रामचंद्रन, जयललिता, करुणानिधि, ये सब उदाहरण हैं। उसके अलावा भी नेता रहे हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री के पद तक उस तरह से नहीं पहुँचे हैं कर्नाटक और केरल में। लेकिन आपको ये भी याद होगा कि तमिल फिल्मों के सबसे मशहूर सुपरस्टार रजनीकांत राजनीति में आने का मन बनाकर भी आ नहीं पाए। वो हिम्मत नहीं जुटा पाए। वो ये तय नहीं कर पाए कि उनका जो उनकी फॉलोइंग है वो उनके वोटर में कन्वर्ट होगी कि नहीं। दूसरा और स्वास्थ्य का कारण था। इस वजह से पार्टी बनाई, पार्टी की घोषणा कर दी, चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। उसके बाद फिर जो है पलट गए। उन्होंने कहा उनका राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं है। कुछ उसी रास्ते पर चलते हुए नज़र आते हैं एक और शख्स जिनका फिल्म से कोई नाता नहीं है। उनका नाता है खेल से और उनका नाम घर घर में जाना जाता है। अगर आप क्रिकेट का क भी जानते हैं तो उनका नाम सुना होगा। नाम है सौरव गांगुली। पश्चिम बंगाल के लोग उन्हें दादा कहकर बुलाते हैं प्रेम से। और दादा राजनीति में आएंगे इसकी अटकलें आज से नहीं लग रही, बहुत सालों से। जब सीपीएम सत्ता में थी तो बुद्धदेव भट्टाचार्य जब मुख्यमंत्री थे तो वो सौरव गांगुली के और उनके बड़े अच्छे संबंध थे। वो सौरव गांगुली को अपनी पार्टी में लाना चाहते थे कि अगर वो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहे लोकसभा का, विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहे विधानसभा का, और अगर दोनों चुनाव न लड़ना चाहें तो पार्टी उन्हें राज्यसभा में भेजने को तैयार है। लेकिन सौरव गांगुली ने राजनीति से दूरी बनाए रखी, राजनेताओं से नज़दीकी रही, राजनीतिक दलों से नज़दीकी रही, लेकिन राजनीति से दूरी बनाए रखी। उसके बाद जो है ममता बनर्जी ने बड़ी कोशिश की कि वो उनकी पार्टी में आ जाए। फिर भारतीय जनता पार्टी ने, और ख़ास तौर से पिछले 2-3 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कोई कोर कसर उठा नहीं रखी कि किसी तरह सौरव गांगुली उनकी पार्टी में आ जाए। और 2021 का चुनाव, ममता बनर्जी का जो डर था कि 2021 का विधानसभा चुनाव सौरव गांगुली को भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ लड़ाना चाहती थी। इस बात से उनको काफ़ी चिंता भी थी कि अगर सौरव गांगुली उनके खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए उतरेंगे मैदान में तो फिर उनकी जीत अनिश्चित हो जाएगी। तो इसलिए उनकी पूरी कोशिश रही कि किसी तरह से सौरव गांगुली या तो टीएमसी में आ जाएं या फिर राजनीति में ना आए। भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये कहा जाए, सौरव गांगुली का इसी बीच में जो है दो चीज़ें हुई उनके साथ। वो बीसीसीआई के अध्यक्ष बन गए तो माना गया कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत करीब आ गए हैं, और उनको फिर उनका स्वास्थ्य खराब हुआ, एंजियोप्लास्टी हुई, तो कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने उन पर इतना दबाव डाल दिया पार्टी में आने का कि इसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनके घर गए, उनके घर भोजन पर गए, और उसके बाद चर्चाएं चलने लगी कि बातचीत पक्की हो गई है, सौरव गांगुली कभी भी जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन सौरव गांगुली ऐसे हाथ में आने वाली चीज़ नहीं है। ये जैसे ही चर्चा तेज हुई उसके दूसरे ही दिन उन्होंने एक बयान दे दिया और वो ममता दीदी के समर्थन में दिया। उन्होंने कहा कि वो ममता बनर्जी के बहुत करीब हैं और उनको पसंद करते हैं। तो लोगों को लगा कि क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी से बात टूट गई या सौदेबाजी चल रही है। ये सब बातें चलती रहीं और उनके चुनाव लड़ने की चर्चा भी चलती रही। इसी बीच में उसी महीने उनकी दूसरी बार एंजियोप्लास्टी हो गई। तो उनको कहा गया कि भाई देखिए, स्वास्थ्य ऐसा है कि राजनीति के बारे में तो इस समय सोच भी नहीं सकते हैं।
तो राजनीति से उनका पल्ला उस छोटे से दौर के लिए एक तरह से कहे कि अलग हो गया, उनका पल्ला छूट गया। लेकिन भाजपा और टीएमसी की कोशिशें जारी रही। भाजपा ने अक्टूबर 2022 तक उम्मीद बनाए रखी। 2021 का चुनाव हो गया, नहीं आए, फिर भी उम्मीद बनी रही। 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने सौरव गांगुली से पल्ला झाड़ लिया। ये मान लिया कि ये आएंगे नहीं और अब हमको इनको लेना नहीं है। तो उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नुकसान हुआ सौरव गांगुली को। बीसीसीआई के अध्यक्ष का दूसरा कार्यकाल उन्हें नहीं मिला। लोग मानकर चल रहे थे कि वो उनको दूसरी टर्म भी मिलेगी, लेकिन उनको नहीं मिली और रोजर बेन्नी को बीसीसीआई का नया अध्यक्ष बना दिया गया। इसी के साथ सौरव गांगुली और भाजपा का जो नाता जुड़ता हुआ दिख रहा था वो जुड़ने से पहले टूट गया। सौरव गांगुली धीरे धीरे ममता बनर्जी की तरफ झुकते हुए दिखाई देने लगे। पश्चिम बंगाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है, उसकी तैयारी के लिए ममता बनर्जी स्पेन गई थी 2-3 महीने पहले। सौरव गांगुली उनके साथ स्पेन में नज़र आए और उसके बाद उन्होंने एक घोषणा की कि अपने एक दोस्त के साथ मिलकर वो पश्चिम बंगाल में स्टील प्लांट लगाना चाहते हैं। तो ये उम्मीद हुई कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ममता बनर्जी की अपील पर कर रहे हैं, तो इसका मतलब उधर जा रहे हैं, उधर झुक रहे हैं। सौरव गांगुली ने भी इस बात के संकेत दिए कि वो सीपीएम, कांग्रेस या बीजेपी की बजाय टीएमसी के ज़्यादा करीब अपने को महसूस करते हैं। अब वो राजनीतिक फ़ायदे की दृष्टि से, अपने बिजनेस इंटरेस्ट की दृष्टि से या जो भी कारण रहा हो, लेकिन वो इस ओर झुकते हुए दिखाई दिए। और बीजेपी और सौरव गांगुली के रिश्ते में इतनी खटास आई। अभी हाल ही में वनडे क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ, 19 नवंबर को फाइनल था, अहमदाबाद में फाइनल खेला गया। सौरव गांगुली जो भारत के सफलतम कप्तानों में से एक हैं और बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष, उनको मैच देखने के लिए न्योता नहीं दिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी का जवाब था सौरव गांगुली का, जो उन्होंने पार्टी के साथ किया। हालांकि अलग बात है कि सौरव गांगुली मैच देखने के लिए स्टेडियम में अहमदाबाद में मौजूद थे, लेकिन वो किसके निमंत्रण पर गए थे ये अभी तक किसी को मालूम नहीं है। और इस घटना की यानी 19 नवंबर के 48 घंटे बाद कलकत्ता में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में सौरव गांगुली मंच पर ममता बनर्जी के साथ थे। हालांकि ये अलग बात है कि वहाँ स्टील प्लांट का कोई जिक्र नहीं हुआ, लेकिन ममता बनर्जी ने मंच से घोषणा की और कहा कि सौरव गांगुली मना नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि सौरव गांगुली को उनकी सरकार पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर बना रही है, इसकी घोषणा उन्होंने कर दी और सौरव गांगुली ने उसे स्वीकार कर लिया। अब सौरव गांगुली पश्चिम बंगाल सरकार के ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो जाहिर है कि वो टीएमसी से चुनाव लड़े न लड़ें, लेकिन उसके करीब हो गए। अब ये अटकलें बड़ी तेज हो गई हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव सौरव गांगुली टीएमसी के टिकट पर लड़ सकते हैं। हालांकि सौरव गांगुली की ओर से राजनीति के बारे में अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है, कोई इंडिकेशन भी नहीं दिया गया है, कोई संकेत भी नहीं दिया गया है कि वो सक्रिय राजनीति में आना चाहते हैं और चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये भी संभव है कि ममता बनर्जी उन्हें राज्यसभा में भेज दे, लेकिन ये तो बाद की बात है। उससे पहले समस्या जो है, दिसंबर में, इसी साल दिसंबर में कोलकाता में कलकत्ता फिल्म फेस्टिवल होने वाला है और उस फिल्म फेस्टिवल में पिछले 8-10 साल से शाहरुख खान आते हैं, इस बार भी आएंगे। और शाहरुख खान और ममता बनर्जी मिलकर इस मंच का उपयोग पिछले कुछ सालों से मोदी के खिलाफ बोलने, केंद्र सरकार के खिलाफ बोलने के लिए सीधा अटैक नहीं होता, परोक्ष रूप से अटैक करने के मंच के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये उम्मीद है कि इस साल भी किया जाएगा। शाहरुख खान दिसंबर में आएंगे, ये पक्का है, लेकिन अब सवाल ये है कि ब्रांड एम्बेसडर या एम्बेसडर, क्योंकि लगभग 8-9 साल पहले ममता बनर्जी शाहरुख खान को पश्चिम बंगाल का एम्बेसडर घोषित कर चुकी हैं। तो अब पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक सवाल पूछा जा रहा है कि बड़ा कौन, ब्रांड एम्बेसडर या एम्बेसडर? दोनों बने रहेंगे या एक को अपने पद से हटना पड़ेगा? शाहरुख खान चुनाव में ज़्यादा प्रभावी हो सकते हैं या सौरव गांगुली?
सबको मालूम है कि पश्चिम बंगाल में सौरव गांगुली का क्रेज़ है। वो राज्य के सबसे बड़े स्पोर्ट्स आइकन हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और फिल्म अभिनेता के रूप में शाहरुख खान की लोकप्रियता का कोई जवाब नहीं है, उसके बारे में आपको पता है। और ममता बनर्जी लगातार इसका इस्तेमाल करती रही हैं। लेकिन शाहरुख खान का रुख क्या होगा? सौरव गांगुली को ब्रांड एम्बेसडर बनाने के बाद अब शाहरुख खान का रवैया कैसा होगा? याद रखिए, एक समय कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान हुआ करते थे सौरव गांगुली, और वो टीम खरीद रखी, उसके मालिक हैं शाहरुख खान। कुछ समय बाद ही उन्होंने सौरव गांगुली को पहले कप्तान के पद से हटाया, फिर टीम से हटा दिया। तो सौरव गांगुली और शाहरुख खान के रिश्ते कैसे हैं ये तो किसी को पता नहीं है। कम से कम सार्वजनिक रूप से उनमें कोई तल्खी नज़र नहीं आई है। लेकिन सौरव गांगुली ऐसे लोगों में नहीं हैं जो इस तरह के अपमान को बहुत जल्दी भूल जाए या आसानी से भुला दें। तो क्या सौरव गांगुली की कोई शर्त होगी शाहरुख खान को लेकर, या शाहरुख खान की कोई शर्त होगी सौरव गांगुली को लेकर? दोनों का डोमेन क्या होगा? दोनों एम्बेसडर हैं, एक ब्रांड एम्बेसडर है, एक एम्बेसडर है। दोनों की भूमिका क्या होगी? राज्य के बारे में, राज्य सरकार की उपलब्धियों के प्रचार प्रसार में किस तरह की भूमिका होगी? शाहरुख खान की क्या होगी और सौरव गांगुली की क्या होगी? और सबसे बड़ी बात, 2024 के लोकसभा चुनाव में इन दोनों की क्या भूमिका होगी? ये तय तो वैसे ममता बनर्जी को ही करना है, लेकिन शाहरुख खान और सौरव गांगुली के आपसी रिश्ते भी इसको तय करेंगे। दोनों के बीच में कैसा सामंजस्य है, दोनों एक दूसरे को किस नज़र से देखते हैं? क्या सौरव गांगुली की इस नियुक्ति को शाहरुख खान अपने लिए कोई चुनौती मानते हैं, या उनको लगता है कि इसकी वजह से उनका कद थोड़ा छोटा करने की कोशिश हुई है? क्या चुनावी फायदे की दृष्टि से सौरव गांगुली को ममता बनर्जी ज़्यादा तरजीह दे रही हैं? उसका असर शाहरुख खान पर क्या होगा? ये सारे मामले ऐसे हैं, आपको बहुत जल्दी ही दिसंबर में जब कलकत्ता फिल्म फेस्टिवल होगा, उसमें शाहरुख खान, और पूरी उम्मीद है कि सौरव गांगुली भी मंच पर होंगे, तब उनके इक्वेशन सामने आएंगे। और इन दोनों के इक्वेशन ममता बनर्जी से भविष्य में कैसे रहने वाले हैं ये भी स्पष्ट होगा। तो इंतज़ार कीजिए दिसंबर का, ज़्यादा समय नहीं है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।